हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। चलिए, तो आज आप जैसा कि देख पा रहे होंगे बोर्ड में लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। 10th क्लास की केमिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है और अगर आप मेरे साथ में बने रहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बहुत इजी लगेगा, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट इसमें मैं आपको बताने वाला हूं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस से मुझे लगभग 10 सालों से ऑलमोस्ट पढ़ाते पढ़ाते हो गया है, तो आपको बहुत ही ईजी चैप्टर ये कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस। आप लोग 7th 8th क्लास में कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं आपने, जिसमें आपने पढ़ा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो जो केमिकल चेंजेस आपने पढ़ा है उसमें आपने ये पढ़ा है कि किसी भी केमिकल चेंज में कुछ भी नई चीज बने, अगर करेक्ट है तो उसको केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि सब्जी का बनना, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। तो सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि जो केमिकल चेंज है, जो क्या है केमिकल चेंज है, वही एक्चुअल में जब अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। करेक्ट है, तो किसी भी केमिकल चेंज में जो चेंज होता है उस चेंज का कारण क्या है, कोई ना कोई रिएक्शन होती है और उन्हीं कुछ रिएक्शंस को अपन को यहां पर पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इससे आप समझ सकते हो कि सपोज करते हैं अपन कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना, ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि हम सभी इससे बहुत फेमिलियर हैं इसलिए अपन ने ये एग्जांपल लिया है, इससे अपन आसानी समझ पाएंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है और इस केमिकल चेंज में जो रिएक्शन इन्वॉल्व है उसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि सपोज करते हैं कि ये Fe, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आयरन का सिंबल मानते हैं, लैटिन लैंग्वेज में इसको फेरम बोला जाता है, फेरम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्योर आयरन। और जैसे ये प्योर आयरन मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करेगा, यानी कि ऑक्सीजन और वाटर O2 प्लस H2O, इसके साथ में जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा तो इसमें रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो प्योर आयरन है Fe, ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में। किसमें, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। दिस इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। ओके, फेरिक ऑक्साइड। और ये फेरिक ऑक्साइड बना लेगा और इसमें कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी होंगे, तो अपन को कभी ज्यादा हो सकते हैं कभी कम हो सकते हैं, तो अपन यहां पे क्या मान लेते हैं, X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सो अल्टीमेटली XH2O। सो दिस इज कॉल्ड रस्टेड आयरन, दिस इज कॉल्ड रस्टेड आयरन। सो दिस इज कॉल्ड रस्टेड आयरन। तो आप देख पाओगे यहां पे कि एक जो केमिकल चेंज है जिसको अपन बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन ऐसा केमिकल चेंज है जिसमें आयरन, जो एक प्योर आयरन होता है, उसमें रस्टिंग हो जाती है और क्या बन जाता है, वो रस्टेड आयरन बन जाता है, यानी कि उसमें जंग लग जाती है। और ये जो केमिकल चेंज है उसमें जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है वो आपके सामने ये रही। करेक्ट, यानी कि अपन इस चैप्टर में यही रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन आ जाता है कि मास ऑफ आयरन एंड रस्टेड आयरन में बड़ा कौन होगा। ठीक है, यानी कि रस्टेड आयरन ज्यादा भारी है या आयरन भारी है, तो आप बता सकते हो कि प्योर आयरन में केवल Fe है। आप देख पाओगे प्योर आयरन में क्या है, केवल Fe है, लेकिन रस्टेड आयरन में फेरिक ऑक्साइड प्लस H2O भी है, भले वो एक मॉलिक्यूल हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी हो। सो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि रस्टेड आयरन इज हैवियर देन प्योर आयरन। ओके, रस्टेड आयरन इज हैवियर देन प्योर आयरन। तो आप यहां पे लिख सकते हो, इसको पॉइंट बना करके आप चाहो तो लिख सकते हैं यहां पे अपन, रस्टेड आयरन इज हैवियर देन प्योर आयरन। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा आयरन ज्यादा हैवी होगा, तो रस्टेड आयरन ज्यादा हैवी होगा विद कंपेयर टू प्योर आयरन के। ठीक है, तो इसी के तरीके से अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में अपन ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, उन सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस के अपन कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं जब उन रिएक्शंस को अपन विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स, जैसे कि आपने यहां पे देखा कि रस्टिंग आयरन मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन
अगर ये केमिकल चेंज है तो इस केमिकल चेंज में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है और उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स। तो ये क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। और जैसे ही आप केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो फिर उसको बैलेंस करना आपको समझ में आएगा। आपको यहाँ पे ये भी समझ में आएगा कि यहाँ पे जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में होगा, करेक्ट। ये जो ऑक्सीजन है वो गैस होगा, ये जो वाटर होगा वो लिक्विड होगा, और यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा रस्टेड आयरन है ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि हमको इस केमिकल इक्वेशंस के द्वारा, है ना, इस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमें ये भी मालूम चलेगा कि किस प्रकार के स्टेट में वो केमिकल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से अपन कुछ और चीजें भी जान सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, आप देख पाओगे। एक तो पूरा ये वाला पार्ट होता है जो कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जो कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और इस पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट बोला जाता है। फिर रिएक्टेंट के बाद में यहां पे ये एरो लगता है, और ये जो एरो है वो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये राइट हैंड साइड पे जो चीज बना अपना वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्शन किस ओर हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, तो वो डायरेक्शन बताता है ये एरो का साइन। सो दिस एरो साइन इज एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं, ये क्या बताएगा हमको, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएगा, करेक्ट। तो ये जो एरो है आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताएगा। यहां पे आपको देख पा रहे हो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे अपन छोटे से ब्रैकेट में इनका जो है स्टेट बता सकते हैं कि वो एक्वस हैं, सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसेज हैं, या किस फॉर्म में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में इसको बैलेंस भी करना होता है, क्योंकि आपने 9th क्लास में दो लॉ पढ़े हैं। हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में दो चीजें क्या होती है, कंजर्व होती है, जो कभी भी बदलती नहीं है। ठीक है ना, तो वो जो पहली चीज है वो क्या है, मास। तो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, करेक्ट। तो टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू balance the chemical equation. That means number of atoms present in left hand side, that means in reactant side, must be equal to number of atoms present in right hand side, that means in product side, correct। तो अपन यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस को जब अपन पढ़ेंगे तो इक्वेशंस को उसी समय पे बैलेंस करना भी सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि केमिकल जो रिएक्शन है उसको जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट with the help of some symbols, correct। chemical reactions represent by chemical equations, chemical equations with the help of symbols, with the help of symbols। यहाँ पे सिंबल्स क्या है, जैसे आयरन के लिए अपन ने Fe को रिप्रेजेंट कर दिया है ना, आयरन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने Fe लिखा। ऑक्सीजन गैस के लिए O2 लिखा, वाटर के लिए H2O लिखा, फेरिक ऑक्साइड के लिए अपन ने Fe2O3 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो किसके द्वारा किया जाता है, केमिकल इक्वेशंस के द्वारा। केमिकल इक्वेशन के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं जो अपन ने 9th क्लास में अलग अलग एलिमेंट के सिंबल्स पढ़े हुए हैं कि हाइड्रोजन को H बोलते हैं, हीलियम को He बोलते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जैसे जैसे होगा वो अपन आते जाएंगे और बताते जाएंगे आगे आगे। तो अपन को इस चैप्टर को पढ़ना है। इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शंस अलग अलग तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है। मतलब कि केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो सकता है, केमिकल रिएक्शन में कोई भी गैस इवॉल्व हो सकती है, उसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं। तो आप मेरी इस सीरीज के साथ में बने रहिएगा। आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।